नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम औसत को स्टडी कर रहे हैं और आज हमारी इस टॉपिक पे सेकेंड क्लास है। चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 625। तो a व b का औसत बताइए। 5a प्लस 5b बराबर कह रहा है 625 है। तो देखिए 5a और 5b दोनों में 5 कॉमन है, तो हम कॉमन को बाहर रख ले रहे हैं और ब्रैकेट में कर ले रहे हैं a प्लस b। ये हमारा ब्रैकेट में हो गया बराबर 625। यही हुआ ना। 5a और 5b दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो कॉमन हमने बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट में लिख लिया a प्लस बी बराबर 625। तो a प्लस बी बराबर क्या होगा? a प्लस बी बराबर क्या होगा? इस 5 का इधर भाग हो जाएगा। जब ये 5 इधर गुणे में है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो भागे में चला जाएगा, भाग हो जाएगा। 625 में 5 से भाग देंगे तो क्या होगा? 625 में 5 से भाग दीजिए, 625 बटा में 5 बराबर 125। ठीक है। अब a प्लस बी बराबर हो गया 125। औसत कैसे निकलता है? संख्याओं को हम जोड़ते हैं, और संख्याओं की काउंटिंग से, यानी कितनी संख्याएं हैं उससे उस योग में हम भाग दे देते हैं। तो a और b दोनों का योग हो गया 125 और संख्याएं कितनी हैं? 2 हैं। तो हम अब औसत जब निकालेंगे, औसत तो क्या करेंगे? a प्लस बी बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि 125 बटा में 2 बराबर भाग दीजिए तो आएगा आपका 62.5। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। दिया है एक व्यक्ति ए से बी तक 6 किमी प्रति घंटा की चाल से तथा वापस बी से ए तक 4 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ए से बी तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापस बी से ए तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान कह रहा है इस व्यक्ति की औसत चाल कितनी रही? तो ऐसे प्रश्नों के लिए ये एक ट्रिक है। ठीक है, इसको देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों में सीधे अंश में लिखिए 2 गुणे पहली चाल कितनी है? पहली चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 लिखिए, गुणे दूसरी चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 लिखिए, बटा में ये पहली चाल धन दूसरी चाल। बस आपका उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करिए। 6 दूना के 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, बटा में हो जाएगा 6 4 10। इसका मतलब 48 में आप 10 से भाग देंगे तो 4.8। ये हो गया आपका उत्तर। इस व्यक्ति की एवरेज जो चाल है, आने और जाने दोनों का मिला लें तो एवरेज जो चाल है 4.8
किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 3 संख्याओं का औसत 10 है। 3 संख्याएं हैं, मान लेते हैं संख्याएं हैं, एक ए है, दूसरी मान लेते हैं बी है और तीसरी सी। इनका औसत कितना है? 10 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 11 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 11 कह रहा है, यानी यहाँ पे नीचे मैं लिखता हूँ ए और बी, इन दोनों का औसत कितना है? 11 कह रहा है। तीसरी संख्या है, यानी सी की बात कर रहा है, वो ज्ञात करनी है। अब ऊपर देखिएगा, इसको 3 संख्याओं का औसत 10 है। ए बी और सी 3 संख्याएं हमने मान ली, इनका औसत 10 है। तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने के बराबर होगा? इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो मिल जाएगा बराबर 30, मिल जाएगा ना। ए बी सी 3 संख्याएं हैं जिनका औसत 10 है। औसत कैसे निकाला गया होगा? तीनों संख्याओं को जोड़ा गया होगा और उसमें 3 से भाग दिया गया होगा, यही किया गया होगा ना। यानी ए प्लस बी प्लस सी किया गया होगा और उसमें 3 से भाग दिया गया होगा तो 10 मिला। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 गुणे 3 हो गया, यानी 30 हो गया। अब इसको देखिए, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 11 है, यानी ए प्लस बी, जब ये करेंगे हम ए प्लस बी तो क्या हमें मिलेगा? ए और बी इन दोनों का औसत 11 है, तो ए प्लस बी बटा में 2 किया गया है तो हमें मिला है 11। इसका मतलब यही है ना, औसत 11 कैसे मिला होगा? ए और बी दोनों संख्याओं को जोड़ा गया होगा और बटा में 2 किया गया होगा, तो हमें मिला होगा वो औसत 11। तो ये औसत मिला होगा ना 11। तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा? 11 गुणे 2 यानी 22। हमसे पूछ रहा है क्या? तीसरी संख्या। इस सी को पूछ रहा है बस। अब देखिए क्या करेंगे, पहले वाले में से यानी इसमें से दूसरा वाला जो ये है ना, इसको घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, नीचे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ए बी दोनों कट जाएंगे, बचा क्या? सी बराबर 30 में से 22 को घटाइए, मिलेगा आपको 8। ये आपका उत्तर हो गया। तीसरी संख्या सी कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, क्या किया है? ऊपर वाले में से नीचे वाले को सीधा हमने घटा दिया। ए और बी और सी इन तीनों का योग हमें मालूम था 30 था, ए और बी इनका योग मालूम था 22 था। ठीक है, ए बी सी तीनों का योग हमने निकाल लिया था ना 30, और ए और बी इनका योग निकाला तो 22। अब ए और बी और सी तीनों के योग में से ए और बी का योग घटा दें तो सी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। हमने घटा लिया, हमें मिल गया 8। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 45 है। तो 10 मैचों का कुल रन कितना होगा? 45 गुणे 10 यानी 450, यही होगा ना। 10 मैचों का कुल रन 450 होगा। फिर क्या कह रहा है आगे? यदि पहले 6 मैचों का औसत 48 है तो अंतिम 4 मैचों का औसत बताइए।
ठीक है। 6 मैचों का औसत 48 है, तो 6 मैचों का कुल रन कितना होगा? 6 मैचों का कुल रन कितना होगा? 48 गुणे 6, यही होगा ना। 10 मैचों का कुल रन 45 गुणे 10 कर दिया। 6 मैचों का औसत हमें मालूम है 48 है, तो 6 मैचों का कुल रन 48 गुणे 6 कर दिया, बराबर क्या होगा? 48 में 6 से गुणा करिए। 48 में 6 से गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 8 8 छक 48, हमें मिलेगा 288। ठीक है, मिलेगा क्या? 288। अब अगर इन 10 मैचों के कुल रन में से यानी 450 में से हम 6 मैचों का कुल रन यानी 288 घटा दें तो हमें मिलेगा कितना? 4 मैचों का कुल रन। तो 4 मैचों का कुल रन बराबर कितना होगा? 450 में से 288 घटाइए। 450 में से 288 घटाइए, जब घटाएंगे तो मिलेगा हमें 162। ठीक है, जब घटाएंगे तो मिलेगा हमें 162। तो 4 मैचों का औसत, औसत ही पूछ रहा है ना, 4 मैचों का औसत, तो औसत क्या हो जाएगा? 4 मैचों का औसत, औसत निकालेंगे तो ये 4 का इसमें हम भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो मिलेगा हमें 4 चौका 16 होता है, 40.5। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, बहुत आसान से सवाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, दिया है एक फैक्ट्री में 15 व्यक्ति काम करते हैं। फैक्ट्री में 15 व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है। इनमें से 10 व्यक्तियों को 1500 रुपये प्रति माह की दर से तथा 5 व्यक्तियों को 2220 रुपये प्रति माह की दर से वेतन मिलता है। तो फैक्ट्री में प्रति व्यक्ति एवरेज वेतन कितना है? ठीक है, अब देखिए 10 व्यक्तियों को मिलता है 1500 रुपये प्रति माह की दर से, ठीक है। तो 10 व्यक्तियों का कुल वेतन कितना हो जाएगा? 10 व्यक्तियों का कुल वेतन कितना हो जाएगा? 1500 में हम 10 से गुणा कर दें तो मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। बराबर कितना होगा? 1500 में 10 से गुणा करेंगे तो 15,000, ये हो गया। 5 व्यक्तियों को 2220 रुपये के हिसाब से मिलता है वेतन, यही मिलता है ना। तो 5 व्यक्तियों का कुल वेतन कितना हो जाएगा? 2220 में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो मिल जाएगा 5 व्यक्तियों का कुल वेतन। गुणा करिए तो 5 का शून्य में गुणा हुआ 0, 5 दूना के 10, फिर हासिल में लगा 1, यहाँ पे 0, 5 दूना के 10 और 1 11, यही बना, और 5 दूना के 10 और ये फिर हो गया हासिल वाला 1 जुड़ गया 11, ये हो गया। अब देखिए 10 व्यक्तियों को महीने भर में मिला कितना? ये 15,000 रुपये,
और 5 व्यक्तियों को कितना मिल रहा है महीने भर में मिलाकर? ये मिल रहा है आपको 11,100 रुपये। 11,100 रुपये। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, फैक्ट्री में प्रति व्यक्ति एवरेज वेतन कितना मिलता है, यही पूछ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 5 और 10 दोनों जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 15। अब 15 व्यक्तियों का कुल वेतन कितना हो जाएगा? 15,000 ये और 11,100 ये, जोड़िए तो कितना होगा? ये आपको मिलेगा 26,100। अब ये हो गया आपका 15 व्यक्तियों का कुल वेतन। 15 व्यक्तियों का कुल वेतन हो गया 26,100। तो औसत निकालेंगे तो क्या होगा? अब इन 15 व्यक्तियों का औसत निकालिए। तो इन 15 व्यक्तियों का औसत जब निकालेंगे हम, औसत, तो क्या होगा? इस संख्या में हम 15 से भाग दे देंगे। 15 से भाग दे देंगे। भाग दे देंगे ना, भाग दीजिए। भाग देंगे आप तो मिलेगा आपको 1740। ये हो गया आपका प्रति व्यक्ति औसत। ठीक है, प्रति व्यक्ति औसत वेतन। ठीक है, इस प्रश्न में कुछ है नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप चलेंगे, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान सा टॉपिक है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि ABC का औसत मासिक वेतन 120 रुपया है। लिखते हैं A, B और C, इनका औसत मासिक वेतन कितना है? 120 रुपये, यही है ना। फिर क्या कह रहा है? BCD का औसत मासिक वेतन, B, C और D, इनका औसत मासिक वेतन 135 रुपये है। ठीक है, यदि D का वेतन 150 रुपये है तो A का वेतन क्या होगा? अब यहाँ पे देखिएगा, ABC का औसत मासिक वेतन 120 रुपया है, तो A, B और C का कुल वेतन कितना होगा? A प्लस B और प्लस C बराबर कितना होगा? 120 गुणे 3, यही होगा ना। यानी 12 36, 360 रुपये। 120 गुणे 3, 360। और वैसे ही BCD, इनका औसत वेतन 135 रुपये है, तो BCD का कुल वेतन कितना होगा? B प्लस C प्लस D बराबर 135 गुणे 3 कर दें, यही करेंगे ना। 135 में 3 से गुणा करिए तो मिलेगा आपको 405। ठीक है, 405। अब कुछ नहीं करना है, इसको रख लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। ठीक है, घटा दीजिए तो देखिए 20 में भी है, 20 में भी ये कट जाएगा, C यहाँ पे भी है, C यहाँ पे भी ये कट जाएगा। आपके पास बचेगा क्या?
ए प्लस में है तो ए, देखिए यहाँ पे ऋण का निशान है तो डी का ये जो निशान है वो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी ऋण डी बराबर 360 में से 405 को घटाएंगे तो क्या होगा। 360 में से तो 405 घटेगा नहीं, 405 में से हमें 360 घटाना पड़ेगा। जब घटाएंगे तो मिलेगा 45। अब लेकिन 405 जो है ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है ना 405, तो उत्तर हो जाएगा ऋण 45, यानी a माइनस डी बराबर हो गया ऋण 45। अब क्या कह रहा है, डी की वैल्यू कितना दिया है 150 रुपये, डी का वेतन 150 रुपये है, तो बस ए ऋण डी लिखिए यहाँ पे 450 बराबर ऋण 45। तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर यहाँ पे 150 ऋणात्मक है, जब दूसरे पक्ष में आएगा तो धनात्मक संख्या हो जाएगी ना, तो 150 हो जाएगा धन ऋण से, और ऋण यहाँ पे जो था 45 वो हमने वैसे ही लिख दिया बराबर 150 में से 45 घटाइए, मिलेगा कितना आपको 105। बस हो गया आपका उत्तर, ए की वैल्यू हो गई 105। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, आपका सवाल वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, दिया है राम और मोहन, मोहन और सोहन तथा सोहन और राम के धन का औसत 190 रुपये, 210 रुपये तथा 200 रुपये है। ये क्रमशः है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो राम के पास कितने रुपए हैं, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। राम और मोहन का औसत कितना है 190 रुपये, लिखते हैं राम और मोहन, इनका औसत कितना है 190 रुपये। तो राम और मोहन दोनों का कुल धन कितना होगा, दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा, राम और मोहन दो लोग हैं ना, तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा, 190 गुणे 2 बराबर कितना होगा 19 दूना के 38, 380 रुपये, यही होगा ना। फिर क्या है, मोहन और सोहन, इनका औसत कितना है 210, लिखते हैं मोहन प्लस सोहन, इनका औसत 210 रुपये था, तो इनका कुल धन कितना हो जाएगा गुणे 2 बराबर 420, यही होगा ना। तीसरा देखिए, सोहन और राम, अब देखिए सोहन और राम कह रहा है ना, प्लस का निशान देकर राम लिखिए, राम, इनका औसत कितना है 200 रुपये। तो सोहन और राम, इनका कुल धन कितना होगा, इनका कुल धन 200 में हम 2 से गुणा कर दें तो मिल जाएगा, यानी 400 रुपये, मिल गए ना इतना। अब देखिए पूछ रहा है आपसे, अब देखिए आपसे पूछ रहा है राम के पास कितने रुपए हैं, इन तीनों को जोड़ दीजिए,
तीनों को सिंपली जोड़ दीजिए, प्लस प्लस। देखिए कलर बदल देते हैं, यहाँ पे राम यहाँ पे है, यहाँ पे भी राम है, मोहन है, यहाँ पे भी मोहन है, फिर यहाँ पे सोहन है, यहाँ पे भी सोहन है। यानी राम भी 2 बार है, मोहन भी 2 बार है और सोहन भी 2 बार है। तो इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में राम प्लस मोहन प्लस सोहन, लिख सकते हैं ना। राम प्लस मोहन, इनका कुल धन 380 रुपया, मोहन प्लस सोहन इनका कुल धन 420 रुपया, सोहन प्लस राम इनका कुल धन 400 रुपये। अब इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो देखिए राम 2 जगह है, मोहन भी 2 जगह है, सोहन भी 2 जगह है। इसका मतलब जब सबको जोड़ेंगे तो सबके रुपए 2-2 बार जोड़ रहे हैं, तो 2 को हमने कॉमन कर लिया, लिख दिया राम प्लस मोहन प्लस सोहन बराबर क्या होगा। अब इन तीनों को जोड़िए, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 8 2 10, हासिल में लगा 1, फिर 3 4 और 4 4 4 8 9 10 11 और 1 जो हासिल में लगा हुआ है वो हो जाएगा 12। 12 हो गया, 12 हो गया। तो राम प्लस मोहन प्लस सोहन, तो राम प्लस मोहन प्लस सोहन ये करेंगे तो क्या होगा, ये निकालेंगे राम प्लस मोहन प्लस सोहन तो हो जाएगा 1200 में इस 2 का भाग हो जाएगा ना, 1200 में इस 2 का भाग तो कितना आएगा, 1200 भागा 2 बराबर 600, बराबर 600। इधर लिखते हैं इसे, छः सौ, यही होगा ना। राम प्लस मोहन प्लस सोहन जब हम निकालेंगे तो इस 2 का इस 1200 में भाग हो जाएगा, जब भाग होगा तो मिलेगा कितना, 600। अब राम प्लस मोहन प्लस सोहन यानी राम मोहन और सोहन तीनों का कुल धन हो गया 600, तीनों का कुल धन आपको मिला 600। और देखिए मोहन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मोहन प्लस सोहन इनका कुल धन कितना था, 420 रुपये, 420 रुपये था ना। राम मोहन और सोहन तीनों का कुल धन मिला आपको 600 रुपये, और मोहन और सोहन इन दोनों का धन था 420 रुपये। तो मोहन और सोहन का धन अगर इन तीनों के संयुक्त धन में से हम घटा दें तो राम का धन मिल जाएगा। तो राम का धन कितना होगा, राम का धन कितना होगा, 600 में से इस 600 में से ये 420 घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो मिलेगा कितना आपको, 180, 180 मिलेगा ना। और यही आपका उत्तर हो जाएगा 180, राम का धन। वही तो आपसे पूछ रहा था ना, राम के पास कितने रुपए हैं, राम के पास 180 रुपये हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी आप लोगों के बात मेरे ख्याल से। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, दिया है 100 संख्याओं का औसत निकालने पर 30 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि 2 संख्याओं 23 तथा 11 के स्थान पर
32 तथा 12 त्रुटिवश पढ़ लिया गया था। 100 संख्याओं का औसत कितना है? 30। तो 100 संख्याओं का कुल योग कितना होगा? 100 संख्याओं का 100 संख्याओं का कुल योग कितना होगा? हम इस 30 में औसत में 100 से गुणा कर दें तो मिल जाएगा। 100 संख्याओं का औसत 30 है, तो 100 संख्याओं का कुल योग 30 गुणे 100 यानी 3000। 3000 हुआ ना। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि 23 तथा 11 की जगह पे गलती से 32 तथा 12 त्रुटिवश पढ़ लिया गया था। तो ठीक औसत हमसे पूछ रहा है कितना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ लिखते हैं 3000 ऋण 32 तथा 12 इन 100 संख्याओं में होना चाहिए था 23 और 11, लेकिन हो क्या गया 32 12। तो 32 प्लस 12 जोड़ के इस से घटा देते हैं और प्लस क्या करते हैं, ये 23 और 11 को जोड़ देते हैं। 23 प्लस 11 इतना करिए, ये पूरा एक ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, इतना जब सॉल्व करेंगे ना, 3000 में से घटाना कितना है 32 प्लस 12, यानी 32 प्लस 12 घटाएंगे। 32 प्लस 12 का मतलब कितना होगा 32 10 42 44। 3000 में से 44 घटाना है और घटाने के बाद कितना हमें जोड़ना है 23 प्लस 11 यानी 34, यानी कि उत्तर आपका आएगा 2990। ये आपका उत्तर आएगा। ठीक है, यानी 100 संख्याओं का अब कुल योग, 100 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया 2990। ठीक है, 100 संख्याओं का एक्चुअली में जो कुल योग होना चाहिए वो होना चाहिए 2990। ठीक है, तो 100 संख्याओं का आप औसत निकालिए। औसत जब निकालेंगे 100 संख्याओं का औसत, तो हम इस 2990 में 100 से भाग दे देंगे, यही करेंगे ना। मिलेगा क्या 29.9। ये आ गया आपका उत्तर। ठीक है, ये मिल गया आपका औसत, ठीक औसत। ठीक है, जो 30 ना होकर 29.9 होता अगर ये गलती से न लिखा गया होता। 32 और 12 गलती से न लिखकर एक्चुअली में जो संख्या थी वो लिखी गई होती तो 29.9 औसत आता। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।